चलिए आइए अब हम लोग करते हैं टर्मिनल एक्सरसाइज है। हाउ द इन्वेंशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवॉल्यूशनाइज द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लोथ्स। अब देखिए सवाल क्या है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसका जो आविष्कार हुआ, इससे जो कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, ये कैसे बदला। बिफोर 1760s टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज कॉटन इंडस्ट्री यूजिंग मेनली फ्लैक्स एंड वूल। अब देखिए 1760 से पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो क्या करता था, वो कॉटेज इंडस्ट्री था। उस समय टेक्सटाइल प्रोडक्शन कैसे होता था कॉटेज इंडस्ट्री में, कैसे फ्लैक्स और वूल का इस्तेमाल करके। इन अ टिपिकल हाउस द गर्ल्स एंड वुमेन कुड मेक इनफ यार्न फॉर द मैन्स लूम। अब एक जगह पे जो लड़कियां होती थी, महिलाएं होती थी, वो इतना यार्न बना लेती थी जिससे एक आदमी का कपड़ा बन जाए। The knowledge of textile production has existed for centuries and the manual methods have been adequate to provide enough clothes. अब देखिए कपड़ा बनाने का, कपड़ा उत्पाद का जो ज्ञान था वो लोगों को आता था, वो काफी सदियों से लोगों को पता था। और यह काम कैसे होता था, वो लोग हाथों से करते थे जिससे काफी कपड़ा बन जाता था। कॉटन स्टार्टेड टू बी इंपोर्टेड एंड द बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाज अपसेट। अब देखिए कॉटन जो है उसका इंपोर्ट होने लगा तो इससे जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो खराब होने लगा। टू सिस्टम हैड डेवलप्ड फॉर स्पिनिंग। अब जिससे चरखा वाला जो सिस्टम था, जिसके बारे में आप आगे के वीडियोस में पढ़े होंगे, उसके दो सिस्टम बनाए गए। द सिंपल व्हील, साधारण चरखा, which used an intermittent process, and the more refined Saxony wheel, which drove a differential spindle and flyer with heck in a continuous process. अब देखिए एक तो साधारण था सिंपल व्हील, ठीक है, जो कि इंटरमिटेंट प्रोसेस था बनाने का। फिर एक सैक्सोनी व्हील बनाया गया जो कि इससे और ज्यादा बढ़िया था। उसमें अलग अलग तरह के स्पेंडल थे, फ्लायर था हैक के साथ, जिसमें कंटिन्यूअसली काम होता जाता था। बट नीदर ऑफ दीज व्हील्स could produce enough thread for the looms after the invention of John Kay, the flying shuttle, which made the loom twice as productive. लेकिन ये दोनों ही जो चरखे थे ये इतना नहीं उत्पादन कर पाते थे थ्रेड्स जितना जॉन के द्वारा बनाए हुए फ्लाइंग शटल द्वारा प्रोडक्शन होता था। The first moves towards manufactories called mills were made in the spinning sector, and until 1820s cotton, wool and worsted was spun in mills, and this yarn went to outworking weavers who continued to work in their own homes. अब जो सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग किया गया वो मिल का ही बना था, ठीक है, 1820 तक, ठीक है। स्पिनिंग सेक्टर में कॉटन, वुल, वर्स्टेड यहाँ बनते थे, ठीक है, मिल में। और जो बुनकर थे वो अपने घर में आगे का काम करते थे। What were the various factors, political, economic, geographical and technological, which contributed the industrialization in England? अब इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हुआ, ठीक है, उसके क्या क्या कारक थे, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, भौगोलिक रूप में और तकनीकी रूप में, जो कि योगदान दिए थे। क्या चीज में योगदान दिए थे? इंग्लैंड में औद्योगिकरण में। All across England, the recent turn of the century has gone largely unnoticed. पूरे इंग्लैंड में जो बदलाव हुआ था वो लोग ध्यान नहीं दे पाए थे काफी समय तक। The vast majority of the country's population lives in the countryside, completely isolated or in small communities like Bedlington. अब यह जो देश है उसका जो ज्यादातर जनसंख्या कहाँ रहता था? कंट्री साइड में। और ये छोटे जो कम्युनिटीज थे जैसे बेडलिंगटन, ये सब से काफी दूर थे। द प्रिंसिपल ट्रेड्स आर ग्रोइंग ग्रेन एंड रेजिंग शिप फॉर वुल, बोथ ऑफ विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर। अब ये लोग काम क्या करते थे, क्या व्यापार करते थे? खेती करते थे, अनाज उगाते थे, और जो शिप था उससे ऊन निकालते थे। और दोनों में ही बहुत ज्यादा मेहनत लगता था, इंसान को खुद से अब ये काम करना पड़ता था। फार्मिंग टूल्स आर कॉमन बट मशीन्स आर नॉट। Animals are raised but not used extensively for cultivating the land. अब देखिए खेती करना तो कॉमन था, खेती के लिए जो सामान थे वो भी सामान्य थे, मशीन्स नहीं इस्तेमाल की जाती थी, जानवर जो थे उनका भी कल्टीवेटिंग में, खेती में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। Life in the countryside depends on nature in many ways.
Good weather in the summer means a good crop, just as long winter can mean hunger and discomfort. अब जो लोग काउंट्री साइड में रहते थे उन लोगों का प्रकृति के ऊपर निर्भर थे वो लोग काफी हद तक। अगर मौसम अच्छा रहता था गर्मी में तो अच्छी खेती होती थी, और अगर ठंड ज्यादा रहता था तो भुखमरी होती थी, परेशानी होती थी। Why was Britain the first country to industrialize? ब्रिटेन पहला कंट्री क्यों बना, देश क्यों बना जहां पे औद्योगिकरण हुआ? This change was occurred between 1750 to 1830 and happened because conditions were perfect in Britain for the Industrial Revolution. अब यह जो बदलाव हुआ था यह 1750 से 1830 में हुआ था, क्योंकि यह ऐसा समय था जहां पे ब्रिटेन में ये ऐसी जमीन थी जहां पे आप इंडस्ट्रीज लगा सकते थे। औद्योगिक क्रांति हुई यहाँ पे। Having used wood for heat instead of coal, Britain was left with large deposit of coal remaining to fuel the new ideas. अब वो लोग कोयला की जगह लकड़ी का इस्तेमाल करने लगे आग जलाने के लिए, तो उसके बाद बहुत ज्यादा कोयला हो गया जिससे वो लोग नए विचार कर पाए। ठीक है। Any raw supplies Britain itself did not have could be provided by its many colonies. अब ब्रिटेन के पास जो रॉ मटेरियल कच्चा माल नहीं था उसके अलग अलग कॉलोनीज से मिल जाते थे। These colonies also provided captive market for the abundance of new goods provided by the industrial revolution. अब ये जो कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे, ठीक है, ये लोग उन लोगों को बाजार देते थे जहां पर वो लोग अपना सामान बेचते थे। द प्रोडक्ट वॉज कॉटन। कॉटन का सामान था जिसका व्यापार होता था। कॉटन वॉज अ सिंपल, चीप एंड इजिली मेड प्रोडक्ट दैट एवरीवन कुड यूज। जो रुई है कॉटन, वो बहुत ही साधारण, सस्ता और आसानी से मिल जाने वाला और बन जाने वाला सामान था जो सब इस्तेमाल कर पाते थे। सो बिटवीन 1796 एंड 1830 कॉटन प्रोडक्शन ट्रिपल। तो 1796 से 1830 के बीच में जो कॉटन का उत्पादन था वो 3 गुना बढ़ा दिया गया। The new production was easily transported because there remained an old commercial fleet. अब जो नया उत्पाद हुआ वो आसानी से बाजार में भेजा जा सकता था क्योंकि पहले से वहां एक बाजार था जहां पे व्यापार होता था। State both the advantages and the disadvantages in the society with the coming of industrial revolution. अब ये जो औद्योगिक क्रांति आई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, इसका समाज पर क्या क्या लाभ हुआ और क्या क्या हानि हुआ वो बताइए। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज अ मिक्स्ड ब्लेसिंग। इट हैड बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब ये जो औद्योगिक क्रांति आई ये इसमें दोनों था, आपका लाभ भी हुआ हानि भी हुआ। पहले लाभ के बारे में पढ़ते हैं, एडवांटेजेस। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ शिफ्टेड फ्रॉम द विलेजेस टू सिटीज एंड टाउन्स वेयर द फैक्ट्रीज वर सिचुएटेड। अब लोग कमाने के लिए गांव से कस्बों के तरफ, शहरों के तरफ जाने लगे जहां पे फैक्ट्रीज थे। Urban cities and rural villages life became dependent upon one another. Isolated life of self-sufficient villages came to an end. अब देखिए, जो लोग शहर में रहते थे और जो लोग गांव में रहते थे, इन लोगों का जिंदगी एक दूसरे के ऊपर काफी हद तक निर्भर हो गया। आइसोलेशन मतलब दूर रहना, एकदम अलग रहना, ये फिर नहीं था। गांव शहर में सब मिलके रहते थे या एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। Men became free to develop their capabilities in areas other than farming. अब जो लोग थे वो खेती छोड़ के दूसरे क्षेत्र में भी वो लोग काम करने लगे, अपना स्किल्स बढ़ाने लगे, क्षमता बढ़ाने लगे। डिसएडवांटेज, सिटीज बिकेम क्राउडेड, स्मोकी विद प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, हाउसिंग, सैनिटेशन, एक्सीडेंट एंड एपिडेमिक्स। अब जो शहर थे वहां पे भीड़ बढ़ गई, वहां धुआं ज्यादा होने लगा, स्लम्स होने लगा, घर की प्रॉब्लम हुई, सैनिटेशन का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद एक्सीडेंट होने लगा क्योंकि बहुत भीड़ था, महामारी छाने लगी। वुमेन एंड चाइल्ड लेबर वॉज बैडली एक्सप्लॉइटेड। अब जो औरतें थीं, जो बच्चे थे जिनसे काम कराया जाता था, उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। वर्कर्स सफर्ड फ्रॉम लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनसेफ कंडीशन ऑफ वर्क विथ नो राइट्स टू वोट, स्ट्राइक और फॉर्म ट्रेड यूनियंस। अब जो वर्कर थे, मजदूर थे, वो काफी घंटों तक काम करते थे, उनको पैसा कम दिया जाता था, साथ ही साथ बहुत लोग बेरोजगार भी थे और जो काम करने का जो सिचुएशन था वो भी अच्छा नहीं था। जहां पे वो लोग काम करते थे वहां हवा का प्रॉब्लम, बहुत लोग मर भी जाते थे, बीमारी होती थी उन्हें। फिर वो लोग ना तो हड़ताल कर सकते थे और ना ही अपना यूनियन बना सकते थे।
Why did the industrialized countries start fighting amongst themselves for the control of the areas where industrial revolution had not taken place? अब वह सब देश जहां पर इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो आपस में क्यों लड़ने लगे उन सब देशों में नियंत्रण करने के लिए जहां इंडस्ट्रीज नहीं था? Imperialist rivalry between England and Germany in the last quarter of the 19th century. The Germany made tremendous economic and industrial progress and left England and France far behind in industrial production. अब देखिए इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में साम्राज्यवाद प्रतिद्वंदिता हुई, लड़ाई हुई 19वीं शताब्दी के लगभग आखिर में, मतलब 1875 के बाद, ठीक है, ये आपका 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर था, 1875 से 1900, ठीक है। तो जर्मनी जो है उसमें बहुत विकास हुआ था आर्थिक और औद्योगिक रूप में, जिससे वो इंग्लैंड और फ्रांस को काफी पीछे छोड़ दिए थे उत्पादन के रूप में। इन द इंपीरियल रेस जर्मनी बिकेम द मेन कॉम्पिटिटर ऑफ इंग्लैंड। अब देखिए ये जो इंपीरियल रेस था, साम्राज्यवाद की जो दौड़ थी, उसमें जर्मनी इंग्लैंड का सबसे मेन महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी बना, कॉम्पिटिटर बना। जर्मनी नीडेड कॉलोनीज एज मच एज ब्रिटेन डिड टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक नीड्स। अब जर्मनी और ब्रिटेन को एक बराबर जैसा कॉलोनीज का जरूरत था ताकि उनका जो आर्थिक जरूरत है वो पूरा कर सके वो लोग। British naval supremacy was also challenged with Germany built largest warship Imperator and built the Kiel Canal connecting the North Sea and Baltic Sea, endangering the English coastline. अब जो ब्रिटिश की जो नेवल सुप्रीमेसी थी उसको चुनौती दी गई थी, क्योंकि जर्मनी क्या किए थे, बहुत ही बड़ा युद्ध का जहाज बनाए थे इम्परेटर नाम का, साथ ही साथ वो कियल कनाल का भी कनेक्ट कर दिए थे नॉर्थ सी से बाल्टिक सी तक, जिससे जो इंग्लिश कोस्ट लाइन था उसको खतरा था। जर्मनी ऑल्सो बिल्ट अ रेलवे लाइन कनेक्टिंग बर्लिन विद बगदाद। अब बर्लिन से बगदाद को जोड़ने के लिए वो लोग एक रेलवे लाइन बिछा दिए थे। सिंस नाउ इट वुड बी इजियर फॉर जर्मनी टू सेंड ट्रूप्स और सप्लाईज टू द ईस्ट, इट पोज्ड अ थ्रेट टू ब्रिटिश कॉलोनीज देयर। अब इससे क्या हुआ, जर्मनी के लिए आसान हो गया कि वो अपना सेना और जो जरूरत है उसको पूरब की जगह भेज सके, तो वो लोग जो ब्रिटिश कॉलोनीज थे उनको वो डराने लगे। व्हाट मेड जापान जॉइन द रेस ऑफ कॉलोनीज। अब जापान क्यों ये जो कॉलोनीज का दौर था, उपनिवेश का जो दौर था, उसमें वो भी शामिल हो गया। द जापान ऑफ द मिड 19th century was profoundly feudalistic and its Confucian hierarchically social structure. अब जापान मध्य 19वीं सदी में वो फ्यूडलिस्टिक था, ठीक है, और इसका जो सोशल स्ट्रक्चर था वो हायरार्की पे था। नोट दैट द मर्चेंट वर एट द वेरी बॉटम ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। ये ध्यान दीजिए कि उन लोगों का जो सामाजिक संरचना था उसमें व्यापारी सबसे नीचे थे। द मेजी एरा लीडर्स साउथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ concomitant of strengthening Japan, but circumstances allowed them very little policy choice. अब जो मेजी एरा के जो नेता थे वो चाहते थे कि जापान में आर्थिक विकास हो, जापान को मजबूत बनाया जाए, लेकिन उस समय जो सिचुएशंस था, जो स्थिति थी, वो उनको जो बहुत ही कम पॉलिसीज चुनने के लिए मजबूर किए थे। द फर्स्ट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व वाज फाइनेंसिंग द नेशनल गवर्नमेंट बजट। सबसे पहला जो उन लोग के लिए समस्या था वो क्या था कि उनका जो राष्ट्रीय सरकार का जो बजट था वह उसके लिए पैसा कहां से आएगा। इन 1871 द नेशनल गवर्नमेंट इन टोक्यो assumed the depth of the domains which accepted its rule. अब 1871 में जो नेशनल गवर्नमेंट था टोक्यो में, वो जो उनका डेप्थ था डोमेन्स का उसको एक्सेप्ट किए कि कितना है। द नेशनल गवर्नमेंट ऑल्सो assumed रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी स्टाइपेंड्स पेड टू दी समुराई। अब जो समुराइज थे उनको कितना पैसा देना था, उनका क्या जिम्मेदारी था, उसको वो लोग समझे। द समुराई क्लास लॉस्ट इट्स सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द लैंड रिफॉर्म्स एंड द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्क्रिप्शन ऑफ आर्मी ऑफ कॉमनर्स। अब जो समुराई लोग थे उन लोग को अपने जीवन का जीने का जो स्रोत था वो लोग खोए, क्योंकि जमीन में बदलाव हुआ, सुधार हुआ, जो आर्मी बनी, कॉमनर्स आ गए उसमें,
Although the revolution was called a restoration of the emperor, what it was more fundamentally was an overthrow of the 700-year rule in the warrior class of samurai. अब ये जो क्रांति हुई थी, इसको ये कहा जाता है कि जो एम्परर है, ठीक है, राजा है, सम्राट, उसका रिस्टोरेशन किया गया, सुधारा गया. लेकिन अगर मूल तत्व में देखा जाए तो 700 साल से जो समुराई वॉरियर्स का जो राज था उसको हटाया गया था. द समुराई वॉरियर्स एक्सेप्टेड देयर डिस्प्लेसमेंट इन रिटर्न फॉर अ स्टाइपेंड. अब जो समुराई वॉरियर्स थे वो मान गए कुछ स्टाइपेंड के बदले में, पैसे के बदले में. द aggregate magnitude of the samurai stipend was enormous and required 1/3 of the revenue of the national government. अब समुराई को जो पैसा देना था, जो उन लोगों को हटने के लिए, वो इतना ज्यादा था कि जो नेशनल गवर्नमेंट का टोटल जो रेवेन्यू है उसका 1/3 भाग हो गया वो. अंडर दिस बर्डन द नेशनल गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूटेड फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स फॉर द स्टाइपेंड. अब ये जो उन लोग के ऊपर बर्डन हुआ, चाप पड़ा, तो नेशनल गवर्नमेंट क्या किए, वो लोग को स्टाइपेंड के बदले फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स दिए. लेटर विद द एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ मनी prices went up and the real value of the samurai bonds declined. अब इसके बाद जब पैसा बढ़ने लगा तो दाम, प्राइस ऊपर गिरा और समुराई बॉन्ड का वैल्यू डिक्लाइन होने लगा, वह खत्म होने लगा. Mention both positive and the negative effect of imperialism on the colonies. अब कॉलोनीज में जो साम्राज्यवाद थी उसका क्या क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा. Imperialism can go both ways, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. साम्राज्यवाद दोनों तरफ गया, सकारात्मक तरफ और नकारात्मक तरफ. द ग्रेट थिंग अबाउट इट वॉज दैट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु लिव्ड बिकॉज ऑफ यूरोपियन मेडिकेशन एंड न्यूट्रिशन. अब देखिए सबसे अच्छा चीज इसमें क्या हुआ, ये उन लोगों का संख्या बढ़ा दिया जो यूरोपियन मेडिकेशन और न्यूट्रिशन पे जीते थे. There was also the means of transportation. European imperialism made useful improvements and the inventions such as the telegraph, railroads and telephones. अब लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ, परिवहन अच्छा हुआ. जो यूरोपियन imperialism के लोग थे वो लोग बहुत अच्छा विकास किए, आविष्कार किए, जैसे टेलीग्राफ हुआ, रेलवे लाइन बिछा, टेलीफोन का आविष्कार हुआ. The negative about the imperialism were that the European divided Africa up and then implanted their thoughts and beliefs on their culture into their culture. अब देखिए इसका नकारात्मक रूप क्या था कि जो यूरोपियंस थे वो अफ्रीका को विभाजित कर दिए थे और उनका जो कल्चर था, उनका जो सोच था, विचार था, वह उसमें वो लोग थोपने लगे. द ट्राइबल ट्रेडिशन वर लॉस्ट एज वेल एज देयर एथनिक एंड कल्चरल बाउंड्रीज. अब जो ट्राइबल परंपरा थी वो खो गई थी, उनका जो एथनिक कल्चरल बाउंड्री था, संस्कृति था, वो चला गया था. With so much of their heritage gone, it led to tribes conflicting with each other, and in Africa, some arguments still happen today. अब उनका जो हेरिटेज था, उनका जो परंपरागत चीजों था, काफी कुछ चला गया, तो वो जो ट्राइब्स थे वो आपस में लड़ने लगे और आज भी अफ्रीका में ये युद्ध होता है. चलिए पढ़ते हैं. एग्जामिन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन. अब ये जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ इसके क्या क्या परिणाम हुए, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर एज फॉलोज. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो परिणाम था वो क्या था, आइए एक एक करके देखते हैं. डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, बहुत बर्बादी हुई थी, बहुत लोगों का मौत हुआ था. A million people including innocent civilian lost their life. लाखों लोगों की मौत हुई और इनमें वो इनोसेंट सिविलियन भी थे, वो लोग भी थे जो कि गुनहगार नहीं थे. There was a large scale damage of property of most of the European countries. बहुत सारे यूरोपियन जो देश थे उनका जो प्रॉपर्टी था बहुत नुकसान हुआ था. The total expenditure is estimated at a staggering figure of $180 billion. अब जो खर्चा हुआ था इस लड़ाई में वो चौंकाने वाला था. $180 बिलियन के लगभग खर्च हुआ था इसमें. Economy of the most of the countries was shattered, resulting in social tension, unemployment and poverty.
बहुत सारे देशों का जो आर्थिक स्थिति था वह बिखर गया था, जिससे क्या हुआ था, सोशल टेंशन हुआ था, सामाजिक तनाव बढ़ा था, फिर बेरोजगारी बढ़ी थी, गरीबी बढ़ी थी। एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूलर्स। अब जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे उनका समापन हुआ। आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन रशिया द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द रोमान वॉज ओवरथ्रोन। अब रशिया में जब अक्टूबर क्रांति हुई थी तो जो रोमानवोस का रूलिंग डायनेस्टी था वो चला गया, उनका पतन हुआ। बाय द एंड ऑफ द वॉर Hohenzollern dynasty of Germany and Habsburg dynasty of Austria were removed and republics were set up. अब युद्ध के अंत में जो जर्मनी का होहेंजोलरेन डायनेस्टी था और ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग डायनेस्टी, इसको हटा दिया गया और रिपब्लिक्स गणतंत्र बना दिया गया। मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड ऑल्सो इन टर्की आफ्टर अ रिवॉल्यूशन इन 1922। अब देखिए, तानाशाही टर्की से हटा दिया गया कब, 1922 में जब वहां क्रांति हुई। द पीस सेटलमेंट। अब शांति का जो बात उठा। बिटवीन जनवरी एंड जून 1919 द एलीट पावर्स मेट एट अ कॉन्फ्रेंस इन द प्लेस ऑफ वर्सेल्स नियर पेरिस टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ डिफीटेड पावर्स। अब देखिए, जनवरी 1919 से जून 1919 तक जो मित्र देश थे, एलिट पावर्स जो लोग मिले थे, वो लोग क्या किए, वो लोग वर्सेल्स में मिले पेरिस के बगल में एक कॉन्फ्रेंस में, ताकि जो देश हार गया था उसका भविष्य क्या होगा उस पर बातचीत हो सके। दो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियरली 27 countries attended the conference, the decisions were taken by the heads of state of Britain, France and USA. अब देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसमें लगभग 27 देशों के प्रतिनिधि आए थे, लेकिन जो निर्णय था वो ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए के जो हेड्स थे वही लोग लिए थे। रशिया वर एक्सक्लूडेड एंड द डिफीटेड पावर्स वर नॉट अलाउड टू अटेंड। रशिया को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था और जो लोग हार गए थे उनको भी आने के लिए मनाही थी। टेरिटोरियल चेंजेस। आप देखिए, प्रांतों में, टेरिटरीज में बहुत बदलाव हुआ। द पीस सेटलमेंट रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट टेरिटोरियल चेंजेस इन यूरोप। अब ये जो पीस सेटलमेंट हुआ इससे यूरोप में बहुत सारे बदलाव आए। टू न्यू स्टेट, चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया वर क्रिएटेड आउट ऑफ द टेरिटरीज टेकन फ्रॉम द डिफीटेड पावर। अब दो नए राज्य बने, एक बना चेकोस्लोवाकिया, फिर यूगोस्लाविया बना। ये बनाया गया कहां से, जो हारे हुए थे उनसे लेकर यह बनाया गया। हंगरी इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। हंगरी जो है वो एक स्वतंत्र राज्य बन गया। बाल्टिक स्टेट सच एज एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड वर मेड इंडिपेंडेंट स्टेट। अब देखिए, बाल्टिक स्टेट्स जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड, ये सबको आजाद स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। द स्टेट्स ऑफ रोमानिया एंड पोलैंड वर एनलार्ज्ड इन साइज। अब देखिए, रोमानिया और पोलैंड का जो राज्य था इसका विस्तार हुआ। With the changes in the boundary of most of the states, the map of Europe had to be redrawn. अब देखिए, बहुत सारे राज्यों के जो क्षेत्र थे उसमें बदलाव आया, तो इससे जो यूरोप का नक्शा हुआ इसको फिर से बनाया गया। फिर एंड ऑफ यूरोपियन सुप्रीमेसी। अब जो यूरोप का राज था वो खत्म हुआ। End of the war saw the end of European supremacy and emergence of USSR and USA as major powers. The period also saw the strengthening of national movement in the countries of Asia and Africa. अब ये जो युद्ध खत्म हुआ इसके साथ ही जो यूरोपियन ताकत था, उन लोगों का जो राज चलता था वह खत्म हो गया और यूएसएसआर और यूएसए एक शक्तिशाली देश बन के सामने आए। और ये जो समय था इसमें जो नेशनल मूवमेंट था इसको शक्ति मिली, ठीक है, एशिया और अफ्रीका में। पीस इनिशिएटिव एंड द लीग ऑफ नेशंस। Even before the war ended in January 1918, US President Woodrow Wilson proposed a peace program known as Wilson's 14 Point. अब युद्ध समाप्त होने से पहले जनवरी 1918 में यूएस के प्रधानमंत्री वुड्रो विल्सन ने एक पीस प्रोग्राम रखा
जिसको विल्सन 14 पॉइंट नाम से जाना जाता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद द प्रपोजल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रपोजल था, जो बात थी, वो यह थी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि पूरे दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखे. On the basis of this proposal, the League of Nations was set up in 1920. अब ये जो प्रस्ताव रखा गया था, इसके ऊपर निर्भर करके 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई. How did the appeasement policy by the Western powers lead the rise of fascism in Italy and Nazism in Germany? आप देखिए, अपीजमेंट पॉलिसी किस तरह से जो पश्चिमी शक्तियां थी, इटली में फैसिज्म और जर्मनी में नासिज्म आ पाया. डिससैटिस्फैक्शन कॉज्ड बाय द हार्श टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साइल. अब देखिए, वर्साइल की जो संधि थी, उसमें जो लोगों के संग व्यवहार था, उसके प्रति लोग डिससैटिस्फाइड थे. पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्कार्सिटी. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो गरीबी की, बेरोजगारी की और भूखमरी की कमी की जो स्थिति आई, वह भी कारण थी. इनएबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम. अब उस समय जो सरकार थी, वह यह सब समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही थी. सपोर्ट गिविंग बाय द रूलर्स, अपर क्लास एरिस्टोक्रेट्स एंड कैपिटलिस्ट टू मुसोलिनी एंड हिटलर. अब जो रूलर्स थे, जो अपर क्लास एरिस्टोक्रेट्स थे, कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे, उन्होंने मुसोलिनी और हिटलर का सहायता किया. फेलियर ऑफ द लेफ्ट विंग पार्टीज टू यूनाइट अगेंस्ट द फैसिस्ट. अब जो लेफ्ट विंग पार्टी थे, वामपंथी, वो उन लोग एक साथ एक नहीं हो पाए फैसिस्ट्स के खिलाफ. बोथ मुसोलिनी एंड हिटलर ऑर्गेनाइज्ड आर्म गैंग्स टू क्रिएट डिस्टर्बेंस. अब देखिए, मुसोलिनी आपका इटली में और हिटलर जर्मनी में, वो लोग क्या किए, वो लोग आर्म गैंग बनाए ताकि लोगों को डरा सके. हिटलर took advantage of the economic depression of 1929 to popularize Nazi policy. Dictatorship succeeded in many countries of Europe such as Hungary, Romania, Portugal and Spain. अब हिटलर जो आर्थिक मंदी आई थी 1929 में, उसका फायदा उठा के जो नाजी पॉलिसीज था उसको बहुत लोगों तक पहुंचाए. और डिक्टेटरशिप, तानाशाही, यह यूरोप के बहुत सारे देशों में जैसे हंगरी में, रोमानिया में, पोर्टुगल में, स्पेन में छा गया. द ग्रोथ ऑफ द एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट in so many countries had disastrous consequence in the world in general and in Europe in particular. अब ये जो एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना, ठीक है, बहुत सारे देशों में, इसका पूरे दुनिया में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और यूरोप में भी ये सबसे ज्यादा हुआ. 9. डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या क्या हुआ था वो बताइए. When Hitler invaded Poland in September 1939, France and Britain declare war on Germany. जब हिटलर पोलैंड पर सितंबर 1939 में हमला किया, आक्रमण किया, तो फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिए. आफ्टर कॉन्करिंग पोलैंड, जर्मनी अटैक फ्रांस. पोलैंड पर कब्जा करने के बाद जर्मनी फ्रांस के ऊपर हमला किए. France fell in June 1940 and soon the Nazi overran most of the rest of the Europe and North Africa. अब फ्रांस जून 1940 में हार गया. उसके बाद ज्यादातर जो नाजीज थे वो रेस्ट ऑफ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में उनका राज हो गया. ओनली ब्रिटेन लेड बाय विंस्टन चर्चिल वाज नॉट डिफीटेड. सिर्फ ब्रिटेन जो कि विंस्टन चर्चिल द्वारा चलाया जा रहा था, वो नहीं हारे. Following the attack on Pearl Harbor, Japanese armies rolled over Southeast Asia. अब देखिए, पर्ल हार्बर में अटैक हुआ तो जो जापानीज आर्मी थे वो साउथ ईस्ट एशिया पर हमला किए, फिलीपींस पे किए एंड द ईस्ट इंडीज. द वॉर इन द पैसिफिक वॉज फॉट ऑन लैंड, एट सी एंड इन द एयर. अब पैसिफिक में जो लड़ाई हुआ वो जमीनी स्तर पर, समुद्री स्तर पर, हवाई स्तर पर हुआ. द टर्निंग पॉइंट इन द वॉर एट in the Pacific came in June 1942 at the Battle of Midway, in a 4-day battle fought between aircraft based on giant aircraft carriers. The US destroyed hundreds of Japanese planes and regained control of the Pacific. अब पैसिफिक में जो लड़ाई हो रही थी उसका टर्निंग पॉइंट कब आया? जून 1942 में बैटल ऑफ मिडवे में.
जब 4 दिन तक लड़ाई चली एयरक्राफ्ट के बीच में, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, और यूएस जो था, अमेरिका, वो जापान के हजारों प्लेन्स को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, और पैसिफिक में अमेरिका का नियंत्रण हो गया. द जापानीज कंटिन्यूड टू फाइट ऑन, हाउएवर इवन आफ्टर द वॉर इन यूरोप एंडेड. अब जापानीज लड़ते रहे यूरोप में लड़ाई खत्म होने के बाद भी. व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूएन, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, इसका क्या उद्देश्य है? द यूनाइटेड नेशन हैज बीन मेड टू वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जितने भी देश हैं सब में शांति और सुरक्षा बनाए रखें. फ्रेंडली रिलेशन अमंग द मेंबर कंट्रीज. अब जो लोग यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज हैं उनमें फ्रेंडली रिलेशन हो, वो आपस में लड़े ना. ह्यूमन फ्रीडम एंड राइट्स, इंसानों को आजादी मिले और उनका जो राइट्स है, हक है, उनके लिए यूएन लड़ता है. डेवलपमेंट बाय रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रंस एंड रेफ्यूजीज. अब देखो, जो भी देश हैं उनका जो फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए, उसमें विकास किया जाए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दिया जाए, और जो बच्चे हैं, रिफ्यूजीज हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाए. तो ये सब उद्देश्य है यूनाइटेड नेशंस का.